मॉर्निंग दोस्तों, आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी के लिए बीपीएससी घटना चक्र पुनरावलोकन क्लास 5 करने जा रहे हैं। क्लास 4 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि आप प्ले लिस्ट में है वो देख। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस गुप्त शासक ने अपने 12 भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय। पहला का सी। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त का डी। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्र की गुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की शिक्षा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रस्ती में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? तीसरा का सी, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो चौथा का बी, कुमारगुप्त। नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो गुप्त युग। पांचवा का सी। नंबर 6, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। छठा का सी। नंबर 7, नव नालंदा महाविहार के लिए विख्यात है? तो सातवां का सी। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। के केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली और बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान। आठवां का ए। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो वक्तव्य दे गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन ए, 12वीं शताब्दी तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। नहीं। नंबर 9 का कारण आर, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 9 का बी सही। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलिए व्याख्या देखते हैं। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगिरी के निकट। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विद्यालय अस्तित्व में आए। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हायान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत में आया था। नहीं, हर्ष के शासन काल में हर्षवर्धन आए थे। हेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था। तो आपका 10वां का डी हो जाए। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हायान एक चीनी यात्री और उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया। वहां के लोगों का जीवन का विस्तृत विवरण लिखा है। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। चीनी यात्री हेनसोंग ने सम्राट हर्ष के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। उन्होंने हर्ष द्वारा नालंदा में निर्मित कई मंजिलों वाले मठों की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने अपने विवरण में उल्लेख किया कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे। उन्होंने अपने वृत्तांत में प्रयागराज में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया है। 7वीं शताब्दी के चीन बौद्ध तीर्थयात्री अनुवादक था। उन्होंने 7वीं शताब्दी के दौरान भारत आए और 60 चीनी विद्यार्थियों के। दोस्तों, ये विस्तृत अगर रूप से जो पढ़ाया जा रहा है उससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अध्ययन करते हुए बढ़िया से करिए। काफी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे
7वीं शताब्दी के दौरान। ये हो गया आपका। हेनसोंग ने सम्राट हर्ष के काल के दौरान भारत का दौरा किया था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किस शासनकाल में भारत की यात्रा की? 11 का बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यहाँ भी आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। 12 के ई हो जाएगा, क्योंकि चीनी यात्री सुंग यून ने 1218 से 521 तक भारत की यात्रा की थी तथा इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। नंबर 13, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया। लगभग 13 का डी हो जाएगा, उपयुक्त से कोई नहीं। चीनी यात्री इत सिंह 671 से 695 जब वह युवक था तो अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह और दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। क्वेश्चन नंबर 14, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो 15 का ई। गुप्त काल में बंगाल में ताम्र लिपित एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ भरोच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्ब्रिज से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। दोस्तों, कल अब क्लास नेक्स्ट 16 से करेंगे और ये जो आपका 15 तक का क्लास किया गया तो इसमें विस्तृत रूप से जो भी बताया गया ये लगभग आपका 50 क्वेश्चन के बराबर है। तो आप इसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।